हेलो बच्चों, ये अभी इस चैप्टर की एंडिंग पे आ गए अपन बिल्कुल, है ना। चैप्टर का एंडिंग मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो एंड हो गया, पर एक इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक पोर्शन रहता है ना, एलिंगम ग्राफ, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उससे पहले का पोर्शन मेटलर्जी वाला जितना भी पोर्शन है बच्चों वो खत्म हो गया लगभग, ठीक है ना। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ आयरन। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ आयरन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आयरन हो सकता है वो पिग आयरन हो सकता है। पिग आयरन से बनता है बच्चों कास्ट आयरन बनता है। कास्ट आयरन के बाद में बनता है स्टील आयरन बनता है। कौन सा आयरन बनता है? स्टील आयरन बनता है। और स्टील आयरन के बाद में बनता है वोर्ट आयरन। कौन सा आयरन बनता है? सबसे द बेस्ट यही है, वोर्ट आयरन, ठीक है ना। देखो यहां से यहां आएंगे तो कार्बन की क्या होगी अमाउंट, कार्बन की कंसंट्रेशन क्या होगी इसके अंदर? कम होगी। जितना ज्यादा कार्बन कम रहेगा उतना ही बढ़िया वो क्या रहने वाला है आयरन, वो उतना ही बेस्ट आयरन रहने वाला है, उतना ही बेस्ट आयरन रहने वाला है, ठीक है ना। तो पहले अपन किससे स्टार्ट करेंगे? कास्ट आयरन और पिग आयरन से। तो पहले पिग आयरन बनता है, यहाँ पर लिख लेना कास्ट आयरन। क्या लिख लेना? कास्ट आयरन। यहाँ पर ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग की वजह से है ना। तो यहाँ पर फिर स्टील आयरन और फिर बाद में वॉट आयरन पढ़ लेना, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कास्ट आयरन और पिग आयरन की। तो कास्ट आयरन पिग आयरन वैसे होते तो है एक जैसे ही, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो कास्ट आयरन थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, ये बढ़िया माना जाता है किसके कंपेयर टू पिग आयरन की वजह से। क्यों? क्योंकि कास्ट में थोड़ा सा कार्बन क्या होता है, कम होता है। सुन लो अच्छे से, कास्ट के अंदर कितना होगा? कास्ट के अंदर कार्बन होगा 0.25 से लेके 43 तक, ये कास्ट के अंदर होता है। और पिग के अंदर कितना होगा? 0.25 से लेके, क्योंकि 0.25 इसमें भी है ना, इसका 43 है, इसका 5 है। इसका मतलब पिग आयरन के अंदर कार्बन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, कास्ट के अंदर थोड़ा कम होता है, इसलिए कास्ट बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पिग और कास्ट में कौन ज्यादा बढ़िया रहेगा? कास्ट बढ़िया माना जाएगा और पिग थोड़ा सा वीक माना जाएगा। समझ रहे हो क्या? और ये दोनों के दोनों फिर भी दोनों के दोनों क्या होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो दोनों को एक साथ कंसिडर कराए मैंने। तो कास्ट आयरन और पिग आयरन होते हैं वास्तव में क्या होते हैं, मोस्ट इम्प्योर होते हैं। मतलब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्योर होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कार्बन 2.5 से लेके 4% तक हो सकता है, इन दोनों के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें कुछ अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में क्या मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है, एमन मिल सकता है और सिलिकॉन मिल सकता है। अरे हाँ है ना। तो ये पूरी कहानी है। इस वजह से क्या होता है, कास्ट आयरन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनको कच्चा लोहा भी बोल देते हैं, और ये कच्चा लोहा कोई भी काम का नहीं होता। अपन को क्या चाहिए, पक्का लोहा चाहिए, है ना। उसके बाद में आता है अपना वोल्ट आयरन। क्या होता है वोल्ट आयरन? इसको बोला जाता है फाइबरस आयरन, इसे बोला जाता है मेलेबल आयरन, ठीक है ना। तो ये आयरन के अंदर क्या होता है, ये सबसे बढ़िया होता है, ये सबसे प्योरेस्ट होता है। तो ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। इसमें मिनिमम अमाउंट रहती है कार्बन की, कितनी रहती है, 0.12 से लेकर 0.25 तक, है ना। और लेस देन बाकी इम्प्योरिटी रहेगी, लेस देन 5 है ऑफ अदर इम्प्योरिटी, 5% से कम तो अदर इम्प्योरिटी रहेगी। और इसमें स्पेसिफिक कार्बन की बात करो तो कार्बन भी बहुत ज्यादा कम होता है बच्चों इसमें। तो इसे बोला जाता है वोल्ट आयरन। वोल्ट आयरन सबसे बेस्ट आयरन माना जाता है, सबसे बेस्ट आयरन माना जाता है ना। और वोल्ट आयरन और कास्ट आयरन के बीच में आता है ये अपना स्टील। वोल्ट आयरन और कास्ट आयरन के बीच में कौन आता है अपना, ये स्टील आता है, ठीक है ना। तो स्टील की बातें कर लेते हैं। स्टील तुमने हर जगह यूज करा होगा, स्टील के बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है स्टील किसकी, आयरन की, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है किसकी, आयरन की, है ना। और ये जो एक्सटेंसिव एप्लीकेबल है, मतलब बहुत ज्यादा यूज, वाइडली यूज करते हैं इसको, स्टील को क्या करते हैं अपन, वाइडली यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज करा जाता है इसको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कार्बन की जो कंटेंट होते हैं, मतलब इम्प्योरिटी होती है, वो मिडवे होती है। किस किस की बीच की मिडवे होगी ना, तो कास्ट से तो क्या होगी, कम होगी, और वोट से थोड़ी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये कार्बन की कंटेनेंस, मतलब कार्बन कंटेनेंस के हिसाब से स्टील होता है। अब मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा किस में रहेगी, सबसे ज्यादा, अब मैं कहूँ कार्बन किस में सबसे ज्यादा है, पिग के अंदर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में किस में रहेगी, कास्ट के अंदर। उसके बाद में किस में रहेगी, स्टील के अंदर। उसके बाद में किस में रहेगी, वोट के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, स्टील होता है वो कास्ट आयरन और किसके बीच में, वोल्ट आयरन के बीच का आता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर मिडवे बिटवीन कास्ट आयरन एंड वोल्ट आयरन। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पूरी कहानी होगी। कितना होता है इसमें, कार्बन 0.25 से लेके 2 तक होता है, 2% तक कार्बन होता है। Thus all these three form of iron differ in their carbon content। ये सारे के सारे जो आयरन होते हैं वो कार्बन कंटेंट के हिसाब से अलग होते हैं,
है ना। बोथ आयरन एंड स्टील, बोथ है आयरन एंड स्टील आर ऑब्टेन फ्रॉम द कास्ट आयरन। तुम्हें पता है पहले पिग आयरन होगा, पिग आयरन से बनता है कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन से बनता है अपना वोट आयरन, और उसके बाद में कौन बनेगा अपना, नहीं सॉरी, स्टील, और स्टील, और उसके बाद में बनेगा वोट आयरन। इसका मतलब क्या होगा, कास्ट आयरन से ही तो स्टील बनता है और वोट आयरन, दोनों किससे बनते हैं, बोथ आयरन, मतलब ये वोट आयरन और स्टील आर ऑब्टेन फ्रॉम कास्ट आयरन। सही बात है। अब मैं जिसके अंदर जितना ज्यादा कार्बन रहेगा ना बच्चों, जिस आयरन के अंदर जितना ज्यादा कार्बन रहेगा वो उतना ही ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला है, उतना ही ज्यादा क्या रखने वाला है, कम मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला है। और जिसके अंदर जितना ज्यादा कम कार्बन रहेगा वो उतना ही अच्छा लोहा माना जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा माना जाएगा। इसका मतलब कार्बन सबसे कम किसमें, वोट आयरन में, तो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। उसके बाद में किसमें, स्टील में। उसके बाद में कौन है, पीआई में, और उसके बाद में कौन है, सीआई में, सॉरी पीआई लास्ट में आएगा, पीआई बिल्कुल लास्ट में है, सीआई यहाँ पर आएगा। तो ये पूरी कहानी होगी। तो ये हो गया एक ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा वोट आयरन, उसके बाद में स्टील, और स्टील के बाद में पहले आएगा कास्ट आयरन, और उसके बाद में आएगा पीआई। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर और लगा रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें दोनों में कंपैरिजन नहीं करेगा, फिर भी अगर तुम कंपैरिजन करना चाहो तो कर लेना। ठीक है बच्चों, अभी के लिए बस इतना सा रखें, ये नहीं करवा ही देते हैं, पूरे करवा देते हैं, रुको पूरे करवा देते हैं, ये चैप्टर ही खत्म कर देते हैं इधर सा। देखो यूजफुल गैस अमोनिया NH3 निकलती है ना, इवॉल्व होती है किसके अंदर, लीचिंग ऑफ बॉक्साइड बाय सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस देखना जाके बच्चों, है ना, लीचिंग ऑफ बॉक्साइड के अंदर, ठीक है ना, उसमें देखना अच्छे से अमोनिया गैस निकलती है। ये पॉइंट है, नोट लगा लेना, ये लास्ट में समरी है एक तरीके की, ये क्या है, समरी है, ठीक है ना। तो ये पुराना वाला पढ़ा हुआ है तो तुम्हें अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पर जो लीचिंग ऑफ बॉक्साइड होती है बाई सरपेक्ट प्रोसेस, उसमें क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का यूज करा जाता है। तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 अमोनिया में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा, तो अमोनिया गैस निकलती है बाहर की साइड, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अगर मैं बता देता हूँ तुमको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, क्रायोलाइट का यूज करते हैं, NaF और AlF3 का, ये इसके 3 मॉलिक्यूल और इसके 1 मॉलिक्यूल, है ना। क्रायोलाइट का यूज करते हैं किसके साथ, फ्लोरस्पार के साथ, किसके साथ है, फ्लोरस्पार के साथ। तो इसका यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कहानी बहुत ही सिंपल सी है, मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है, देख लो अच्छे से। क्यों करा जाता है तुम्हें पता है ना, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं। वहां पर भी पॉइंट लिखाया था, मेल्टिंग पॉइंट पे कम करते हैं किसको, एल्यूमिना के, Al2O3। मैंने बोला था ना Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कम करना है अपन को, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। 2050 बताया था ना मैंने, उसको कर देता है 900 का समथिंग, 910 या 940 के आसपास कर देता है, ठीक है ना। तो डिक्रीज, ये उसके साथ क्या करेगा, इंक्रीज कंडक्टिविटी। इसका काम क्या होता है, क्रायोलाइट का इंक्रीज कंडक्टिविटी और डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करा जाता है फ्लोरस्पार। तो पूछा जा सकता है फ्लोरस्पार किसके लिए यूज करा जाता है, ये विस्कोसिटी क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। ये तो था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था ना, ठीक है ना। अब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, ग्रेफाइट एनोड होता है, वो क्या होता है, बार बार रस्ट होता है, ठीक है ना। उसको बार बार अपन को बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा, चेंज पीरियोडिकली, क्योंकि तुम्हें पता है बार बार वहां से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्शन करके CO2 के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने पहले भी पॉइंट ये बता चुका हूँ, ये वापिस आ गया, तो कोई नया पॉइंट नहीं है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अच्छे से याद होगी तुमको, है ना। 4th स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, ठीक है ना। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 4th स्टेप है रिफाइनिंग की। तो इसमें क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोड यूज करा जाता है। क्या करा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड्स यूज करे जाते हैं, ठीक है ना। और इन होप प्रोसेस इलेक्ट्रोड्स यूज करे जाते हैं। अच्छा एक मिनट, in this electrolytic refining 4th step no electrolyte are used, no electrolyte use, मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करना अपन को। तो पता है इस स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बाहर से कोई यूज नहीं करना पड़ता।
इलेक्ट्रोलाइट किसको बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोड्स किसको बनाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रोड्स किसको बनाएंगे, इम्प्योर मेटल को तो बनाएंगे एनोड और प्योर मेटल को बनाएंगे अपन कैथोड। तो मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रोड अपन को नहीं डालने हैं बच्चों, है ना। जो है इलेक्ट्रोड, जिस मेटल को तुम्हें प्योर करना है उसका तो बनाओ एनोड, और जो मेटल पहले से प्योर है उसका बना दो कैथोड। तो इसका मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रोड का यूज है नहीं करेंगे, ये याद रखना। नो इलेक्ट्रोड्स आर यूज, सॉरी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। इन द होप प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए होती है बच्चों, है ना। इसमें मोल्टेन प्योर एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है एज ए कैथोड, और मोल्टेन प्योर इम्प्योर एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है एनोड के फॉर्म में। याद रखना वो मेल्ट किया होगा एल्यूमिनियम, याद रखना मेल्टेड फॉर्म रहेगी, है ना। यहाँ पर मोल्टेन इम्प्योर एल्यूमिनियम यूज करेंगे एज ए एनोड, और मोल्टेन प्योर एल्यूमिनियम यूज करेंगे एज ए कैथोड। ये तुम्हारा चैप्टर पूरा हो गया है ना। ये समरी थी या नोट मान लो, या चैप्टर के अंदर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट थे उनकी थोड़ा सा सारांश हो गया, इतना लिख सकते हो तुम। इतना कोई पहले भी थोड़ा मोटा पढ़ चुके हो, ये पूरा कहानी तुम पहले पढ़ चुके हो, ये पॉइंट तुम पहले पढ़ चुके हो, ये भी तुम्हें रिएक्शन में देख लिया होगा। ये थोड़ा सा नया बताना था कि भाई यहाँ पर मेल्टन मतलब मोल्ट करके डाला जाता है, मोल्टेन डाला जाता है, मतलब पिघला हुआ डालेगा, मेल्टेड फॉर्म में डालेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट नया सीखने को मिल सकता है, बाकी कुछ है नहीं से, है ना। अभी के लिए बस सारा चैप्टर पूरा हो गया बच्चों, है ना। अभी एलिंगम ग्राफ रहा है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है ना। तो उसको थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जितना थियोरेटिकल पोर्शन था वो होना था वो हो गया, ठीक है। अरे एलिंगम ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से मेटलर्जी। लास्ट की मेटलर्जी को मैंने तुम्हें भगाया है थोड़ा, क्यों भगाया है मेरे को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि इस मेटलर्जी को ऐसे डायरेक्ट डिटेल में नहीं लेके जाना मेरे को, क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। पहले मैं अगर अच्छे से पढ़ा चुका हूँ देन ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। एक बार के लिए रिवाइज करो बाकी वाली पीछे वाली चीज़ें, और ये तुम्हारे लिए एक हलवा है, ठीक है ना। तो इस हलवे को तुम आसानी से खा सकते हो, बना बनाया हलवा है, पहले तैयार करो और उसके बाद में खाओ, ठीक है ना। वो खानी है। तो बच्चों मेरे हिसाब से कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।